दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है शनिवार 12 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। सीमांचल, मिथिलांचल सहित पूरे बिहार में ठंड और कोहरे के प्रकोप से फसलों में रोग लगने का खतरा बढ़ गया है। जी इन दिनों सुबह के समय में अक्सर बर्फ जैसी ओस जमी दिखाई दे रही है। जी ऐसे समय में फसलों पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संबंध में एक किसान ने बताया कि कोहरे से फसलों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि किसान फसल की हल्की सिंचाई करे। यदि फसल मटर की है तो फिर उनके पास रात के समय धुआं किया जा सकता है। जी ऐसे करने से कोहरे के प्रभाव को फसल पर कम किया जा सकता है। कोहरे के साथ अधिक ठंड से फसलें चौपट हो जाती है, पत्तियां काली पड़ जाती है, फसलों की प्रगति रुक जाती है। कोहरे का सबसे अधिक प्रभाव आलू की फसल पर पड़ता है। यदि लंबे समय तक कोहरे के कारण सूरज की किरणें दिखाई ना दें तो फिर आलू की फसल में झुलसा रोग लग जाता है। चुनाव आयोग जल्द ही वोटर कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील करने की योजना पर काम कर रहा है। जी आसान शब्दों में समझे तो आने वाले समय में वोटर कार्ड आधार की तरह वोटर आईडी कार्ड को भी डिजिटल फॉर्मेट में अपने पास रख सकेंगे। हालांकि मौजूदा फिजिकल कार्ड भी वोटर के पास रहेगा। मौजूदा वोटर कार्ड होल्डर्स को वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए केवाईसी कराने पर ही सुविधा मिलेगी। जी चुनाव आयोग का मकसद मतदाताओं को इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि ईपीआईसी की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराना है। जी चुनाव आयोग के फैसले के बाद नए मतदाता अपना वोटर कार्ड इंटरनेट से डाउनलोड कर सकेंगे। यही नहीं, इस डिजिटल कार्ड के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। इसके अलावा मतदाताओं को वोटर कार्ड मिलने में देरी के कारण होने वाली परेशानियों से भी निजात मिल जाएगी। वहीं चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में दर्ज सर्विस वोटर के लिए भी यह काफी फायदेमंद साबित होगा। सोन नदी पर कोयलेवर पुल के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने एक दूसरे की खूब प्रशंसा की। जय नीतीश कुमार ने जो भी प्रस्ताव रखा उसे नितिन गडकरी ने तुरंत मंजूर कर लिया। जय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश में बने रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लाभ बिहार को मिले। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी का सुझाव जो दिया गया जय उसे स्वीकार कर लिया गया है। दूसरा प्रस्ताव मोकामा मुंगेर मार्ग के चौड़ीकरण का था, उसे भी स्वीकार कर लिया गया है। तीसरा मुजफ्फरपुर से बरौनी मार्ग के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया है। जहां इस पर ट्रैफिक अधिक है, सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही है, इसलिए इसके 4 लेन चौड़ीकरण का काम जल्द ही शुरू होगा। चौथा, खगड़िया से पूर्णिया मार्ग यानी कि NH 31 के 4 लेन चौड़ीकरण के सुझाव भी स्वीकार कर लिया गया है। जहां इसका DPR का काम अप्रैल 2021 तक पूरा होगा। इसके चौड़ीकरण के दल को गुवाहाटी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आना जाना आसान हो जाएगा। दोस्तों बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए चौकीदारों की भी मदद ली जाएगी। जी हां, गांव की हर गतिविधियों पर चौकीदार की नजर होती है। ऐसे में कहां शराब बन रही है और कौन बेच रहा है इसकी भी खबर उन्हें रखनी होगी। जहां शराब का धंधा होने पर चौकीदार इसकी खबर थाना को देंगे। चौकीदारों के जरिए शराब के धंधेबाजों पर शिकंजा कसा जाएगा। जहां विधि व्यवस्था और शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में 2 दफे समीक्षा बैठक की है। कल हुई समीक्षा बैठक में शराबबंदी को और प्रभावी तरीके से लागू करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी के मुताबिक शराब के धंधे को रोकने के लिए चौकीदारों की मदद लेने को कहा गया है। हर गांव के लिए चौकीदार की नियुक्ति होती है। इनका इलाका बड़ा नहीं होता है, लिहाजा ये गांव की गतिविधियों पर आसानी से नजर रख सकते हैं। यह ऐसे में कहीं शराब का निर्माण या फिर बिक्री हो रही है तो फिर चौकीदार को इसकी जानकारी आसानी से मिल सकती है। इसे देखते हुए शराब के धंधे को रोकने के लिए चौकीदारों का इस्तेमाल सूचना संग्रह में ज्यादा से ज्यादा करने के निर्देश दिए गए हैं। चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा पाए राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को रांची हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई 6 हफ्ते तक के लिए टाल दी है। ऐसे में लालू प्रसाद का बेल की सुनवाई के इंतजार में 6 हफ्ते और जेल में रहना तय हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार लालू प्रसाद यादव द्वारा अभी तक पूरी की जा चुकी सजा की अवधि के संबंध में कागजात जमा नहीं कर सके हैं। इस कारण सुनवाई टल गई है। इससे बिहार में आरजेडी में निराशा का माहौल है।
रांची हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसे लेकर आरजेडी को गुड न्यूज की उम्मीद थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव के वकील के आंकड़े पर रही हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 6 हफ्ते आगे का लंबा वक्त दे दिया है। इससे आरजेडी निराशा है। जी हां, रांची हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की आधी सजा पूरी हो जाने के दलील से संबंधित कागजात मांगे थे, लेकिन सीबीआई की निचली अदालत से इसकी सर्टिफाइड कॉपी अभी तक नहीं मिली है। जी हां, लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने मीडिया को बताया कि इसके लिए अपील की गई है। उम्मीद है कि यह जल्द मिल जाएगी, फिर इसे हाईकोर्ट को दिया जाएगा। बिहार में नियोजित शिक्षक काफी लंबे समय से समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं। जी हड़ताल के बावजूद भी बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षक को समान वेतन नहीं दिया। जी आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों को समान वेतन क्यों नहीं देना चाहती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बिहार सरकार 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को पुराने शिक्षक के बराबर समान वेतन नहीं देना चाहती है, क्योंकि इससे सरकार को सालाना 28,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। जी बिहार सरकार अगर नियोजित शिक्षकों को एरियर देती है तो ऐसे स्थिति में 52,000 करोड़ भार पड़ेगा। इससे सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ना तय है। केंद्र सरकार ने भी नियोजित शिक्षकों को समान वेतन देने से मना किया है, क्योंकि समान वेतन देने में 1,36,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार केंद्र सरकार को वहन करना पड़ेगा। बिहार सरकार समान काम समान वेतन पर इसलिए आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि अगर वे ऐसा करती है तो फिर इससे नियोजित शिक्षकों पर आर्थिक भार बढ़ जाएगा। बिहार विधानसभा में समितियों के गठन के मामले में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा आमने सामने आ गए हैं। जी हां, तेजस्वी यादव ने स्पीकर को पत्र लिखकर परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि पहले उन समितियों के नाम भेजें जिनका सभापति आरजेडी के सदस्यों को बनाया जाएगा। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले से यही परंपरा चली आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने कई समितियों के गठन में विपक्ष के सदस्यों की भागीदारी के लिए नाम भेजने को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 2 बार पत्र भेजा था, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक भी बार पत्र का जवाब नहीं दिया है। कृषि कानूनों के विरोध में सिंगू बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जी हां, किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि किसान 29 नवंबर को लामपुर बॉर्डर से दिल्ली की सीमा में घुस आए थे और सिंगू बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठ गए थे। जी हां, वे रोड को ब्लॉक करके बैठे हैं। आज तक के मुताबिक किसानों के खिलाफ एफआईआर 7 दिसंबर को अलीपुर थाने में दर्ज की गई है। आपको यह भी बता दूं कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन का आज 16वां दिन है। जी आज 16 दिनों से जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले, जबकि सरकार संशोधन के लिए तैयार है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि वे तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हैं, जिसकी वजह से टकराव बढ़ता जा रहा है। बिहार में सत्ता में आने के बाद से जेडीयू और बीजेपी के नेता एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। जी हां, बीजेपी को जब से चुनाव में ज्यादा सीटें आई है तब से एनडीए के भीतर पावर बारगेन में नीतीश कुमार की हैसियत घट गई है। वैसे वक्त के तकाजे के मुताबिक अब नीतीश कुमार जेडीयू को मजबूत करने में जुट गए हैं। जी हां, नीतीश कुमार की शख्सियत ऐसी है कि ज्यादा देर तक किसी का दबाव वे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पटना के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि नीतीश बाबू और बीजेपी अंदर खाने चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। इधर वक्त की नजाकत को भांपकर नीतीश बाबू सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड के सोशल वेस को बढ़ाने में जुट गए हैं। जी हां, मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही नीतीश कुमार ने एक खामोशी की चादर सी ओढ़ ली है। वे किसी भी तरीके की बयानबाजी से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने वे काफी एक्टिव हो गए हैं। जी हां, जेडीयू के कमजोर प्रदर्शन के बाद ही नीतीश कुमार एक तरह के आत्म मंथन कर रहे हैं। इस मंथन में वे हार के मूल कारणों को तलाश करके उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार की चिंता वाजिब है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव जेडीयू की सीटों की संख्या में कमी आई है। चुनावी आंकड़ों में यही पता चलता है कि 2010 के चुनाव के बाद जेडीयू के वोट शेयर में लगातार गिरावट आई है। 2015 के चुनाव में जहां जेडीयू को 16.8% वोट मिला था, वहीं 2020 के चुनाव में जेडीयू को वोट शेयर में थोड़ी और गिरावट आई है। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार का वोट शेयर घटकर 15.39% रह गया है। जी हां, साफ है
है कि नीतीश कुमार ने यह भाप लिया है कि जमीन पर जनता दल यूनाइटेड का संगठन कमजोर हुआ है। साथ ही जेडीयू का आधार वोट बैंक भी सिकुड़ता जा रहा है, जहां इसीलिए नीतीश कुमार ने पार्टी की कमजोरियों को दूर करने की कोशिश को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ दिनों बाद ही नीतीश बाबू ने उपेंद्र कुशवाहा को बुलावा भेजा। उपेंद्र कुशवाहा वक्त के साथ नीतीश कुमार से दूर हो गए थे, जहां कोयरी वोटरों को नीतीश कुमार से दूर करने में उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी भूमिका थी। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को विधान परिषद के जरिए कैबिनेट में शामिल होने का ऑफर दिया है, जहां बताया जा रहा है कि कुशवाहा भी अभी इस ऑफर को स्वीकार कर चुके हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ आ गए तो फिर यकीन माने जेडीयू का वोट बेस बढ़ जाएगा। जी हां, आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कुर्मी जाति की आबादी 4% तो कोयरी जाति की आबादी 8% है। जहां लब कुश के समीकरण के नाम से मशहूर दोनों जातियों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो यह 12% हो जाता है। यह 12% वोट ही नीतीश कुमार की पुरानी ताकत थी, जिसे वे फिर से हासिल करने के लिए बेताब हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा कि जंगल राज के नाम पर बीजेपी और जेडीयू वाले लोगों को डराते थे, लेकिन अब तो जवाब देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी समर्थित अपराधियों का महाजंगल राज और जेडीयू संरक्षित गुंडों का दानव राज है। दो उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बीजेपी के विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि अपराधी और पुलिस बेकाबू है। दोषी कौन है? सवाल से भागिए मत, जनता को जवाब दीजिए। जो जंगल राज के नाम से डरा रहे हैं उनसे भी पूछ लीजिए। नए कृषि कानूनों के विरोध में सड़क पर उतरे किसान झुकने को तैयार नहीं है। जी हां, किसान की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी की सहयोगी जननायक पार्टी यानी कि जेजेपी की चिंता बढ़ गई है। किसान आंदोलन की रफ्तार और बढ़ती है तो फिर हरियाणा में जेजेपी की सहयोगी से चल रही खट्टर सरकार की परेशानियां बढ़ सकती है। पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जेजेपी इस आंदोलन को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाने लगी है। जी हां, बीजेपी की सहयोगी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी में भी कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में सरकार से अलग होने की मांग तेज होने लगी है। हाल ही में दुष्यंत चौटाला ने इस मुद्दे पर विधायकों के साथ बैठक की है। जी अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जेजेपी विधायकों की एक बैठक हुई। इस बैठक में विधायकों ने दुष्यंत चौटाला से खट्टर सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग तेज कर दी है। बिहार में 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं। बिहार में एनएच की लंबाई 2014 में 4,554 किलोमीटर थी, जो अभी 2020 में बढ़कर 5,301 किलोमीटर हो गई है। जी हां, बिहार में 30,000 करोड़ के काम चल रहे हैं। जमीन अधिग्रहण के लिए 46,000 करोड़ रुपए की राशि मुआवजा के रूप में दी जा चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री पैकेज में 1,459 किलोमीटर की 24 परियोजनाओं में 875 किलोमीटर पर काम चल रहा है। इस पैकेज के 125 किलोमीटर का टेंडर हो गया है, जहां 459 किलोमीटर का टेंडर मार्च 2021 तक हो जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव साल 2021 के अप्रैल में होगा। जी हां, अभी तक बिहार में यह चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा है, साथ ही ये पार्टी के आधार पर नहीं लड़ा जाता है। लेकिन इस बार की परिस्थिति बदली सी नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार इस बार पंचायत चुनाव में व्यापक बदलाव करने की सोच रही है। विपक्षी दल कई बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के विश्वसनीयता पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बैलेट पेपर पर सवाल उठाए गए। जी हां, अब बिहार सरकार बिहार पंचायत चुनाव 2021 ईवीएम से कराने की तैयारी में है। सरकारी योजना और नीतियों को लेकर केंद्र सरकार आधिकारिक माध्यमों से जानकारी देती रहती है। जी हां, लेकिन अब एक यूट्यूब वीडियो में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार विधवा महिला समृद्धि योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार विधवा महिला को 5 लाख रुपए नगद और फ्री में एक सिलाई मशीन दे रही है। ऐसे में आम लोगों के लिए यह जानना जरूरी हो गया है कि क्या केंद्र सरकार वाकई में ऐसी स्कीम चला रही है या फिर नहीं। जी हां, अगर सरकार की तरफ से ऐसी किसी स्कीम का ऐलान नहीं हुआ है तो फिर इस दावे की सच्चाई क्या है। केंद्र सरकार की पीआईबी के अधिकारी के ट्विटर हैंडल पर इस यूट्यूब वीडियो और इसमें किए गए दावे को फर्जी बताया गया है। इसलिए जरूरी है कि आप इस तरह की किसी भी फर्जी खबरों से बचकर रहे, वरना भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि मोदी सरकार विधवा महिला के लिए विधवा महिला समृद्धि योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार सभी विधवा महिला को 5 लाख रुपए नगद राशि और मुफ्त में एक सिलाई मशीन दे रही है। पीआईबी फैक्ट चेक पर वायरल हो रहे इस पोस्ट को फर्जी बताया गया है। इस ट्वीट में बताया
गया है कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा विधवा महिला समृद्धि योजना जैसी कोई भी योजना नहीं चला रही है। इसके पहले भी यूट्यूब वीडियो और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी योजनाओं के नाम पर फर्जी बातें वायरल करके लोगों को ठगने की कोशिश की गई है, जो आपको केडीबी लाइव के माध्यम से इसकी सच्चाई से अवगत कराते आ रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल मीडिया से मुखातिब हुए और एक बार फिर से किसानों से आंदोलन खत्म करने की गुजारिश की, लेकिन कृषि मंत्री की अपील का किसानों पर कोई भी असर नहीं हुआ और उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया। किसान पहले दिन से तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। जी हां, अब किसानों ने आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाने की ठान ली है। किसान अब 12 दिसंबर यानी कि आज देश भर के टोल नाकाओं को फ्री करने की तैयारी में है, जबकि 14 दिसंबर को देश भर में बीजेपी नेताओं के घेराव से लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की योजना है। यही नहीं, सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किसान संगठनों ने 12 दिसंबर यानी कि आज से दिल्ली की घेराबंदी बढ़ाने की चेतावनी भी दे दी है। जी हां, 12 दिसंबर यानी कि आज से किसानों ने जयपुर से दिल्ली और आगरा से दिल्ली रास्ता बंद करने की चेतावनी भी दे दी है। फिलहाल 26 नवंबर से चंडीगढ़ और रोहतक हाईवे पर हजारों की संख्या में हरियाणा और पंजाब के किसान डेरा डाले हुए हैं, जबकि पश्चिमी यूपी के किसान मेरठ दिल्ली रास्ते पर मोर्चा संभाले हुए हैं। हरियाणा के सोनीपत में तो किसानों ने रिलायंस मॉल को ही बंद करवाकर उस पर ताला लगवा दिया। जी हां, आंदोलन कर रहे किसानों ने अंबानी और अडानी का बायकॉट करने का भी ऐलान किया है। सरकार ने नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की संभावना से एक तरह से इनकार करते हुए किसान समूह से इन कानूनों को लेकर उनकी चिंताओं के समाधान के लिए सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने की अपील की। जी हां, सरकार ने कहा है कि जब भी यूनियन चाहे वह अपने प्रस्ताव पर खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार रहे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों से आगे और बातचीत करने को इच्छुक और तैयार है। उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए हमने किसान यूनियनों को अपने प्रस्ताव भेजे हैं। हमारी उनसे अपील है कि वे जितना जल्द से जल्द संभव हो बातचीत की स्थिति तय करें। अगर उनका कोई मुद्दा है तो फिर उस पर सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। बिहार में इस समय ठंड के साथ ही कोहरे की दौड़ी मार झेल रहा है। जी हां, हल्की हल्की हवा के बीच कोहरे से सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ा है। विजिबिलिटी एकदम से कम हो गई है। पास की गाड़ियां भी दिखाई नहीं दे रही है। जी हां, गाड़ी चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ रही है। दिन के 10 से ज्यादा बज रहे हैं, लेकिन अभी भी कोहरे शहर को अपने आगोश में लिए हुए हैं। जी हां, मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अगले 2 दिनों तक ठंड और कोहरे से निजात मिलने वाली नहीं है। इसके साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि 17 दिसंबर से कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो पर्वतीय इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर 15 से 16 दिसंबर को प्रदेश में देखने को मिल सकता है। प्रदेश के कई जिलों में ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। जी हां, वही शुक्रवार को पटना का अधिकतम तापमान में सुधार देखा गया और इस दिन तापमान था 21.8 डिग्री सेल्सियस। जी हां, वही न्यूनतम तापमान अब भी सामान्य से 4 डिग्री ऊपर यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है, जबकि गया में 13.6 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। सीएए को संसद से पारित हुए 1 साल हो गया है, लेकिन गृह मंत्रालय ने अभी तक इसके नियम जारी नहीं किए हैं, जिसके चलते ये कानून अभी तक लागू नहीं हो सका है। जी हां, वैसे भी ये साल तो कोरोना महामारी और सरकारी लॉकडाउन की भेंट चढ़ चुका है, लेकिन इस विवादास्पद कानून पर अब नए सिरे से बहस शुरू हो चुकी है। बाजार में नया आलू आने से अब इसकी कीमत काबू में आने लगी है। जी हां, पिछले 5 दिनों में आलू का भाव 40 रुपए किलो से नीचे आ गया है। वही प्याज के तेवर भी नरम पड़े हुए हैं। हालांकि किचन का बजट अब सरसों तेल समेत सभी खाद्य तेलों में आई महंगाई बिगाड़ रही है। उपभोक्ता मामले की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 6 दिसंबर को देश के खुदरा बाजारों में आलू का औसत मूल्य 42 रुपए 88 पैसे था, जो अब घटकर 36 रुपए 62 पैसे हो गए हैं। जी हां, वही प्याज अब करीब 50 रुपए से 44 रुपए पर आ गया है। जी हां, टमाटर अभी भी लाल है और इसके भाव में करीब 6% की बढ़ोतरी हुई है। इसी अवधि में खुली चाय में करीब 5% की बढ़त हुई है। जी हां, 228 रुपए 86 पैसे रुपए किलो वाला 239 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। इन 5 दिनों में अधिकतर खाद्य तेलों के भाव में तेजी देखी गई है। जी हां, पैक पाम तेल 100 रुपए से 109 रुपए, सूरजमुखी तेल 123 से 127 और सरसों तेल 133 से 137 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। मूंगफली तेल की कीमतों में 2.5% की गिरावट आई है।
दोस्तों, बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना काफी लोकप्रिय है। जी हां, आप बेटी के नाम सुकन्या समृद्धि अकाउंट पोस्ट ऑफिस या फिर किसी अन्य बैंकों में भी खोल सकते हैं। जी, इस अकाउंट की खासियत यह है कि आप सिर्फ 250 रुपए से खुलवा सकते हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक लोगों को सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने की सुविधा दे रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। तो आइए जानते हैं कि कितना फायदेमंद है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किए गए पैसों का उपयोग मैच्योरिटी के बाद बेटी की शादी या फिर शिक्षा के लिए किया जा सकता है। यह सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष में मैच्योर हो जाएगा, लेकिन इस योजना में निवेश खाता खोलने से 15 साल में समाप्त हो जाएगा। आप अपनी 2 बेटियों के नाम सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। यह बेटी के 10 वर्ष पूरे होने से पहले ये खाता खोला जा सकता है। यह खाता 250 रुपए से खुलता है और आप इसमें सालाना अधिकतम 1,50,000 रुपए जमा कर सकते हैं। जहां इस खाते में 15 साल तक पैसा जमा किया जा सकता है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए बिहार सरकार बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। जी, राज्य के नए उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल 33,916 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बहाली में मैथ, साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, सोशल साइंस, द्वितीय भारतीय भाषा और कंप्यूटर विषयों की खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। जी, बिहार के पंचायतों में खोले गए 2,950 नए माध्यमिक और 2,475 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। बिहार शिक्षा विभाग की कोशिश है कि अगले साल शुरू होने जा रहे नए सेशन से पहले ही जनवरी महीने तक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होकर दी जाए। जी हां, शिक्षा विभाग की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल 32,916 शिक्षकों और 1,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। विभाग ने बताया कि 2676 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 201 विद्यालय में 5,000 माध्यमिक के शिक्षकों के पद का सृजन किया गया है। विभाग की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि 2475 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों और 2950 माध्यमिक विद्यालयों यानी कि कुल 5425 विद्यालयों में 6 माध्यमिक शिक्षकों का पद सृजित किया गया है। इसके साथ ही द्वितीय भारतीय भाषा में माध्यमिक शिक्षकों और कंप्यूटर शिक्षकों के पद को भी सृजित किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी और एक्ट्रेस सनी लियोनी का एक बेटा सामने आया है। जी हां, उसने बकायदा अपने परीक्षा फॉर्म में माता पिता के नाम की जगह उनके नाम लिखकर बवाल मचा दिया, जो आपको केडीबी लाइव के माध्यम से कल भी बताया गया था। जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक खबर इमरान हाशमी तक भी पहुंच गई। उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए इस मामले में सच्चाई बताई। उन्होंने कसम खाकर कहा कि वह उनका बेटा नहीं है। जी हां, हालांकि कथित मां सनी लियोनी ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। इसी बीच जंगल की आग की तरह फैली ये खबर इमरान हाशमी तक भी पहुंची। उन्होंने इससे संबंधित मीडिया में आई एक खबर का लिंक शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि वे उनका बेटा नहीं है, इसकी वे कसम खाते हैं। जी हां, अब इमरान हाशमी के इस कमेंट पर भी फैंस कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो शिवहर जिले में कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लेकिन जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो भी उस संरक्षण में नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसी तस्वीर है शिवहर शहर के 0 माइल के पास स्थित नौका विहार की। जी हां, वर्ष 2017 में नगर विकास विभाग ने लाखों की लागत से नौका विहार की स्थापना की थी। एक बड़े भूभाग में भवन के अलावा तालाब का निर्माण कराया गया, वही बड़ा मैदान भी बनाया गया। यहाँ तालाब में तैराकी की व्यवस्था भी की गई थी, साथ ही इसे पार्क के रूप में डेवलप करना था, जहाँ बड़े तामझाम के साथ का उद्घाटन भी किया गया। लेकिन कुछ दिन बाद ही नौका विहार बंद हो गया। जी हां, 2 साल से अधिक समय से यह बंद पड़ा है। देखभाल के अभाव में भवन भी जर्जर होने लगा है, तालाब भी सूख रहा है। इसके चलते इलाके के बच्चे, युवतियां और आम जनता में रोष है, यानी कि गुस्सा है। लोग इसके अब भी खुलने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, क्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे? जी हां, आगामी 18 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नए सिरे से चुनाव होने जा रहा है। पार्टी को मजबूत करने तथा उनके विस्तार को लेकर कवायद के सिलसिले में खुद जीतन राम मांझी ने इसका फैसला किया है। जी हां, हालांकि कोई नया अध्यक्ष चुना जाए इसकी संभावना कम ही दिख रही है, बिल्कुल ना के बराबर। जी हां, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने 13 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद 18 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। उनके लिए 15 दिसंबर को नामांकन होगा।
दोस्तों, आपको यह जानकर अजीब लगेगा कि जिस विद्यालय में शिक्षक नहीं है वहां के बच्चे मैट्रिक की परीक्षा में पास हो रहे हैं। जी हां, वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 सालों से। ये बिल्कुल सच है। जी हां, गया जिला मुख्यालय से सटे मानपुर प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय भोरे का हाल कुछ ऐसा ही है। जी हां, इस इलाके के बच्चों को उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य से मध्य विद्यालय भोरे को 2014 में उत्क्रमित किया गया था। इस क्रम में स्कूल परिसर में 12 कमरे का 2 मंजिला भवन बनाया गया। 9वीं कक्षा में 68 छात्र छात्राओं का नामांकन भी किया गया। लेकिन इन विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए एक भी शिक्षक को नियुक्त नहीं किया गया। फिर भी यहाँ के बच्चे मैट्रिक की परीक्षा में 5 साल से लगातार पास हो रहे हैं। जी हाँ, वर्ष 2016 में 58 छात्र मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 25 ने सफलता हासिल की। इस तरीके से 2017 में 56 में से 32, 2018 में 90 में से 54, 2019 में 78 में से 71 और 2020 में 61 में से 42 परीक्षार्थियों ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा कई तरह के फैसले लगातार लिए जा रहे हैं, जिसके तहत एक और बड़ा फैसला मुखियाओं के खिलाफ लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में नल जल योजना को लेकर सरकार काफी ज्यादा सख्त हो गई है। नीतीश सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अगर बिहार में नल जल योजना के तहत कोई भी दिक्कत आता है तो उसके लिए मुखिया को जिम्मेवार ठहराया जाएगा और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। जी हां, आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के काम और रख रखाव की जांच कर रही है। जी हां, ऐसे में यदि जांच में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर इसके लिए मुखिया पर धारा 18(5) के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच बिहार में धान अधिप्राप्ति को लेकर नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। जी सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ धान अधिप्राप्ति पर समीक्षा बैठक करते हुए कई दिशा निर्देश दिए हैं। जी नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक करते हुए किसानों से लिए जाने वाले धान की सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। पहले राज्य में रैयत किसानों से जहां 200 क्विंटल तक धान लिया जा सकता था, अब उसे बढ़ाकर 250 क्विंटल कर दिया गया है, जबकि गैर रैयत किसानों से धान अधिप्राप्ति की सीमा 75 क्विंटल से 100 क्विंटल कर दी गई है। जी हां, इस घोषणा के बाद किसानों को बड़ी राहत मिल पाएगी। मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की तरह बिहार कैडर के सभी भारतीय प्रशासन के सेवा के अधिकारियों यानी कि आईएएस अफसरों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। जी हां, नीतीश सरकार की ओर से अफसरों को यह आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार कैडर के आईएएस अधिकारियों को वर्ष 2020 के वार्षिक अचल संपत्तियों का ब्यौरा 31 जनवरी 2021 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा करना होगा। जी हां, नीतीश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार नए साल में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राज्य के सभी आईएएस अधिकारियों को अपने पिछले वर्ष की अचल संपत्तियों की जानकारी एक तय करते हुए फॉर्मेट के मुताबिक सार्वजनिक करनी होगी। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए बिहार पुलिस हरकत में आ गई है। जहां कुछ दिनों से क्राइम रेट में इजाफे के चलते खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में हिस्सा लिया। जी हां, जिसमें फैसला किया गया है कि आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारी रात में गश्त करेंगे। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार ने बैठक में दिए गए निर्देश की जानकारी दी है। जी हां, उन्होंने बताया कि राज्य में क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस मुख्यालय ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। मुख्य रूप से पहले रात्रि गश्त को लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी हां, रात्रि गश्ती के लिए अब डीआईजी से लेकर आईजी स्तर के अधिकारी सड़कों पर निकलेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कई किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को दावा किया है कि देश के किसान पंजाब के किसान के बराबर आय चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी आय बिहार के किसानों के बराबर करना चाहती है। उन्होंने विभिन्न प्रदेशों में प्रति किसान और औसत आय से जुड़ा एक ग्राफ साझा करते हुए ट्वीट किया है। जह किसान चाहता है कि उनकी आय पंजाब के किसान जितनी हो जाए, लेकिन मोदी सरकार चाहती है कि देश के सभी किसानों की आय बिहार के किसान जितनी हो जाए। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 618 लोगों को कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,42,152 हो गई है। जहां बिहार में फिलहाल 5,904 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं।
पटना हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर सेवा में बने शिक्षकों के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से आगामी 9 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। जी चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रंजित पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जवाब देने के लिए राज्य सरकार को यह आखिरी मोहलत दी गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनू कुमार ने अदालत को बताया कि राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। अधिवक्ता दिनू कुमार ने बताया कि ऐसे शिक्षकों की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। जी हां, निगरानी विभाग की ओर से कहा गया है कि ऐसे अवैध रूप से सरकारी सेवा में बने शिक्षकों के मामले की जांच में बाधा का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक उन शिक्षकों का फोल्डर भी पूरे तौर पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। जहां इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 9 जनवरी को की जाएगी, यानी कि साल 2021 के 9 जनवरी को की जाएगी। नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले लगभग 17 दिन से देश भर के किसान का आंदोलन जारी है। जहां किसानों के आंदोलन को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मोदी सरकार को अल्टीमेट दिया है। जी हां, अन्ना हजारे ने आंदोलन कर रहे किसानों का खुलकर समर्थन किया है। अन्ना हजारे ने कहा है कि किसानों की मांग अगर पूरी नहीं हुई तो फिर केंद्र सरकार के खिलाफ वे किसानों के समर्थन में जन आंदोलन करेंगे। जी हां, अन्ना हजारे ने बताया कि लोकपाल आंदोलन ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को हिलाकर रख दिया था। किसानों के विरोध प्रदर्शन को वे उसी तर्ज पर देखते हैं। अन्ना हजारे ने बताया कि जिस दिन किसानों ने भारत बंद किया था उस दिन उन्होंने अपने गांव रालेगन सिद्धि में एक संगठन का आयोजन किया था। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।